हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटिक्स की जो हमारी ये क्लास होगी, आपकी पहली क्लास होगी, ठीक है। जो इंडियन पॉलिटी की क्लास होगी उसमें मैं आपको पूरा पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा दूंगी। डेली की आपको एक इंडियन पॉलिटी की क्लास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो आज की क्लास है वो शुरू करेंगे हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से। कौन से टॉपिक से शुरू करेंगे हम हमारी क्लास? अनुसूची। किससे शुरू कर रहे हैं? अनुसूची से, ठीक है। जिस तरह से भारतीय संविधान में क्या है, अलग अलग भाग हैं, पढ़े आर्टिकल हैं, उसी तरह से भारतीय संविधान में क्या है, आपकी अनुसूची भी एक टॉपिक है, एक विषय है, जिसमें क्या लिखे गए हैं। जैसे जो संविधान है उसमें क्या लिखा गया, आपके कानून के बारे में बताया गया है, रूल्स लिखे गए हैं, रेगुलेशंस लिखी गई हैं। उसी तरह से आपकी अनुसूचियों के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो जब हमारा भारत का संविधान बना था तब हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? जब भारतीय संविधान बना तब हमारे पास टोटल 8 अनुसूचियां थी। यानी कि जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थी? आपकी 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो कितनी अनुसूचियां थी? आपकी 8। बाद में कितनी, मतलब संशोधन करने के बाद 4 बार इसमें संशोधन किया गया और अब टोटल कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? इसमें 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं आपके भारतीय संविधान में? अब 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अब ये जो 12 अनुसूचियां हैं ये बाद में संविधान संशोधन करने के बाद इसमें ऐड की गई थी, ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ था आपका, मतलब कौन सी अनुसूची ऐड की गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और आपकी 12वीं अनुसूची जो थी वो भारतीय संविधान में क्या की गई? ऐड की गई। संशोधन का मतलब होता है कुछ ऐड करना, कुछ नया जोड़ना, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो भारतीय संविधान है उसमें अब तक 100 से ज्यादा बार क्या किया जा चुका है? संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। उसी प्रकार अनुसूचियों में क्या हुआ? 4 बार संशोधन करके 4 अनुसूचियों को और ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज की जो पहली मूल संविधान की हमारी 8 अनुसूचियां थी उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, ठीक है। तो पहले मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। आज हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ पहली अनुसूची। हम शुरू करेंगे पहली अनुसूची से। हमारी जो पहली अनुसूची है उसमें किसके बारे में बताया गया है? जो पहली अनुसूची है उसमें आपके राज्यों के बारे में बताया गया है। यानी कि ऐसा कहा गया है कि जो भारत है, क्या है, जो हमारा इंडिया है, यानी कि जो भारत है वो क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ किस प्रकार से होगा? यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अगर कोई भी भारत का राज्य है, क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। अगर भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग होना चाहता है तो वो भारत से अलग नहीं हो पाएगा। यानी कि ये भारत के ही अंग होंगे, अपनी मर्जी से ही भारत से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा जो इंडिया है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि एकता में बांधा गया है और इनसे मतलब भारत से क्या नहीं हो सकता? ये अलग नहीं हो सकता। अब जिस प्रकार से अमेरिका है, अमेरिका क्या है आपका? यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स है। क्या है अमेरिका? यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स है। वो जो अमेरिका है, अमेरिका के जो भी स्टेट है अगर वो चाहे, अपनी मर्जी से चाहे तो अमेरिका से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो भारत है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, वो अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता। ये भारत के ही अंग हैं, ठीक है। अब क्या है? दूसरी अनुसूची। क्या है आपके पास? दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में आपके पास क्या दिया गया है? जो दूसरी अनुसूची है वो बताती है आपके वेतन भत्तों के बारे में। किसके बारे में बताती है? वेतन भत्तों के बारे में। यानी कि अनुसूचियों में इन सब के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो क्या है दूसरी अनुसूची में? वेतन और भत्ते हैं। क्या है? वेतन भत्ते। ये वेतन भत्ते क्या हमारे हैं? ये जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, आईएएस है, क्या उनके वेतन भत्ते हैं इसमें? नहीं, उन सबके वेतन भत्तों के बारे में इसमें नहीं लिखा गया। इसमें जो वेतन भत्ते हैं वो किसके? आपके जो भी मंत्री हैं, ठीक है। जिस तरह से मंत्री परिषद है आपकी, क्या है? मंत्री परिषद है, यानी कि किसकी कितनी सैलरी होगी, ठीक है। आपका राष्ट्रपति, आपके राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं और अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या है? अदर जजेस, ठीक है। इन सब जैसे राज्यपाल हो गए हमारे, और क्या? हाई कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और अदर जो अलग अलग स्टेट है उनके सीएम हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जो यूनियन स्टेट में क्या बनता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनता है, और हमारी जो स्टेट्स है उनमें क्या बनते हैं? राज्यपाल बनते हैं। तो उन सबकी सैलरी जो है, वेतन भत्ते हैं, वो कौन से अनुसूची में दिए गए हैं? आपके
दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, मैं सबकी जो सैलरी है उनके बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले जो हाईएस्ट सैलरी है, सबसे अधिक सैलरी जो है वो किसकी होती है, आपके राष्ट्रपति की। किसकी सैलरी है सबसे अधिक, राष्ट्रपति की सैलरी है। और राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है आपकी, टोटल 5 लाख है। कितनी है, 5 लाख। और इस पर मेन बात यह है कि जो इनकी सैलरी है इस पर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगता। यहाँ तक तो हमारे जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है उसकी सैलरी पर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। यहाँ तक गरीब से गरीब तबका भी जो है वो क्या देता है, टैक्स देता है। और जो हमारे इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं उनकी सैलरी पर कोई भी किसी भी तरीके का क्या नहीं है, टैक्स नहीं है। तो इनकी सैलरी कितनी है, 5 लाख है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है उपराष्ट्रपति। क्या है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की जो सैलरी है वो कितनी है आपकी, 4 लाख। कितनी है, 4 लाख है। और इनकी जो सैलरी, जो उपराष्ट्रपति हैं वो कभी भी किसकी सैलरी नहीं लेते, उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं लेते। अब ऐसा पूछेंगे आपकी ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो किसके रूप में काम करते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। ठीक है, और ये किसके रूप में काम करते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। और ये सैलरी भी किसकी लेते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में क्या लेते हैं, आपकी सैलरी लेते हैं। क्योंकि जो इंसान जिस पोस्ट पर बैठकर काम करता है वो सैलरी भी उसी की लेता है। तो आपके उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, 4 लाख है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राज्यपाल, यानी कि जो आपके राज्यपाल है उनकी सैलरी कितनी होगी, 3.5 लाख सैलरी है किसकी, आपके राज्यपाल की। राज्यपाल की सैलरी कितनी है, 3.5 लाख। ठीक है, इसके बाद है जो भी यूनियन स्टेट है, यूटी है, यूटी में जो गवर्नर होते हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी जो सैलरी है वो 1.10 लाख होती है। कितनी होती है, 1.10 लाख होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। क्या है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है इनकी सैलरी आपके पास इनकी होती है सैलरी 2.8 लाख। कितनी होती है, 2.8 लाख होती है। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अदर जज होते हैं, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनकी जो सैलरी है वो कितनी होती है आपकी, 2.5 लाख होती है। कितनी होती है, 2.5 लाख। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जज है उनकी सैलरी कितनी होती है, हाई कोर्ट के जज की सैलरी आपके पास होगी 2.5 लाख। इतनी होती है जितनी सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की सैलरी है। तो कितनी है इनकी, 2.5 लाख है। जो हाई कोर्ट के मेन जज हैं, जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी है ये। कितनी है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 2.5 लाख है। ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट के जो अदर जजेस रह गए उनकी सैलरी कितनी है, हाई कोर्ट के अदर जजेस की जो सैलरी है वो आपके पास 2 लाख है। 2.2 लाख है, 2.25 लाख। कितनी है, 2.25 लाख कितनी है, हाई कोर्ट के जजेस की है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और उठता है कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सैलरी लेते हैं सीएम, वो कौन है। तो तेलंगाना के जो सीएम है वो सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं। कौन है तेलंगाना के सीएम, तेलंगाना के सीएम जो है वो सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं। इनकी सैलरी कितनी है आप जान लीजिए, 4.10 लाख इनकी सैलरी है। तेलंगाना के सीएम सबसे अधिक सैलरी लेते हैं, 4.10 लाख। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आते हैं वो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वो क्या लेते हैं, सेकंड हाईएस्ट सैलरी लेते हैं। कितनी सैलरी है दिल्ली के सीएम की आपके पास, 4 लाख सैलरी है इनकी। कितनी है, 4 लाख। यानी कि जितनी सैलरी हमारे उपराष्ट्रपति लेते हैं उतनी ही सैलरी कौन लेता है, दिल्ली के सीएम ले रहे हैं। और तेलंगाना के सीएम की सैलरी कितनी है, 4.10 लाख है। और इसमें सभी की सैलरी दी गई है, दूसरी अनुसूची में सभी की सैलरी दी गई है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, मोदी जी लगा लीजिए, या आगे आने वाले समय में कोई भी होगा, या पीछे वाले समय में जो भी प्राइम मिनिस्टर रहा, उनमें से किसी की भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी है वो हमारे भारतीय संविधान में नहीं लिखी गई। ठीक है, तो इनकी जो सैलरी है इसका जो पता लगाया, किसी आदमी ने लगाया था आरटीआई लगाकर, तो उसमें ये निकल कर आया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सैलरी कितनी है आपके पास, 1.60 लाख है। कितनी है, 1.60 लाख जो सैलरी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की। ऐसा आरटीआई के द्वारा पता लगाया गया है, दूसरी अनुसूची में इसके बारे में नहीं लिखा गया। ठीक है, तो आपकी दूसरी अनुसूची में क्या है, सैलरी है, वेतन और भत्ते हैं। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। पहली अनुसूची, यानी कि जैसे हम रहते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला क्या होता है, हमारा घर होता है। उसी तरीके से पहली अनुसूची, यानी कि हमारे भारत की एक संविधान है, और संविधान की किताब में सबसे पहले क्या आएगा, भारत आएगा, और भारत के क्या आएंगे, राज्य आएंगे।
तो पहली अनुसूची में क्या है, भारत और उसके राज्य है, ठीक है। दूसरी अनुसूची यानी कि जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, ये एक ट्रिक है और कुछ नहीं है, 2 नंबर का काम करते हैं, 2 नंबर से क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो 2 नंबर से क्या है, पैसा, ठीक है। तो 2 नंबर से आप ऐसे याद रख लीजिए कि 2 नंबर से पैसा, यानी कि दूसरी जो अनुसूची है उसमें क्या है, पैसा, यानी कि वेतन भत्ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 2 अनुसूचियां हो गई। आगे पढ़ते हैं हम तीसरी अनुसूची के बारे में, ठीक है। तीसरी अनुसूची में आपके क्या दिया गया है, जो तीसरी अनुसूची है उसमें बताया गया है शपथ के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो शपथ है तीसरी अनुसूची में है आपकी शपथ, किसकी आती है, शपथ आती है। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है। और इसमें किस किस की शपथ आती है, इसमें सभी की शपथ लिखी गई है, ठीक है। जितने भी मंत्री परिषद हैं, कोई भी होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, अदर जजेस, ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल की नहीं है इसमें सभी की क्या है, शपथ है, सिर्फ 3 को छोड़कर। 3 लोगों की शपथ जो इसमें नहीं दी गई वो कौन कौन है, आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और कौन है आपके उपराष्ट्रपति और है आपके राज्यपाल, कौन है, राज्यपाल। इन तीनों की जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई। कहाँ नहीं दी गई, तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई। जो इनकी शपथ है वो इनके आर्टिकल्स में लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है, इनके आर्टिकल में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में है। कौन से आर्टिकल में लिखी गई है इनकी शपथ, 60 आर्टिकल में, ठीक है। उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, आपके 69 में। कौन से आर्टिकल में है, 69 में। और जो आपके राज्यपाल हैं उनकी जो शपथ है वो कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, 159 में। तो इन तीनों की जो शपथ है वो अलग अलग आर्टिकल में लिखी गई है। आपसे ऐसा ना पूछकर ये पूछ ले कि किस किस की शपथ नहीं लिखी गई, तो आपको एक्सेप्शन जरूर याद करने हैं, क्योंकि जो एग्जाम बनाने वाला है वो अब एक्सेप्शन ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो किस किस की सैलरी नहीं है, राष्ट्रपति की सैलरी नहीं है, शपथ नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं है और राज्यपाल की शपथ नहीं है, ठीक है। इनकी शपथ इनके आर्टिकल में दी गई है। इनकी जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में है, इनकी जो शपथ है वो आर्टिकल 69 में है, राज्यपाल की जो शपथ है वो आर्टिकल 159 में है, ठीक है। तो हमारी 3 जो अनुसूचियां है वो कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे चौथी अनुसूची के बारे में, कि चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है आपका, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। क्या है चौथी अनुसूची में, राज्यसभा प्रतिनिधित्व, राज्यसभा प्रतिनिधित्व। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लिख तो दिया है प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा से कौन कितने मेंबर भेजेगा, यानी कि राज्यसभा में किसको कितनी सीट मिलेंगी, ठीक है। राज्यसभा जो है मतलब आपके जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, यानी कि लोकसभा की सीटों का बंटवारा है, वो किसके आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर होता है आपके यहाँ, जनसंख्या के आधार पर जो सीट है उनका बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये सवाल है कि राज्यसभा में जो राज्य है और जो यूनियन स्टेट्स है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, वहां पर कितने राज्यसभा के मेंबर आएंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक जो मेंबर है राज्यसभा के वो कहाँ पर हैं, आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी वहां पर राज्यसभा में क्या होंगे, सबसे अधिक मेंबर भी उसी स्टेट के जाएंगे। तो आपको पता होगा यूपी की जो सीट्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं। यूपी में राज्यसभा की सीट कितनी है, 31 सीट है। कितनी सीट है, 31, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा सीट है जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं, कहाँ पर, राज्यसभा में, ठीक है। और इनकी लोकसभा की जो सीट है वो कितनी है, 80। इसको मैंने तो ऐसे याद किया था कि 80 और 31, 80 31, इसको 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जो यूपी की जो लोकसभा सीट है वो 80 है, राज्यसभा की जो सीट है वो 31 है। तो इनकी जो सीट है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो राज्यसभा में ये अपनी कितनी सीट भेजता है, 31। उसी प्रकार हरियाणा जो राज्यसभा में अपनी सीट कितनी भेजता है, 5 सीट भेजता है, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग राज्य क्या भेजते हैं, अपनी अलग अलग मेंबर्स को भेजते हैं, ठीक है। तो इस सीटों का जो बंटवारा है वो इसमें दिया गया कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व आपकी चौथी अनुसूची में होगा, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए राज्यसभा और प्रतिनिधित्व, राज्यसभा आपका 4 अक्षरों का शब्द है और चौथी यानी कि ये भी 4 है, तो 4 और 4 यानी कि जहां पर 4 अक्षर का शब्द होगा वो वहां पर क्या होगी, आपकी चौथी अनुसूची होगी, ठीक है। और तीसरी में क्या था, तीसरी के बारे में मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी। तीसरी जो अनुसूची है उसमें क्या था, आपका शपथ थी। जो शपथ है वो भी कितने अक्षर की थी, आपकी 3 अक्षर की थी। और यहाँ क्या है, तीसरी, ठीक है। तो तीसरी से आप क्या याद रखेंगे, शपथ याद रखेंगे, और चौथी से क्या याद रखेंगे, राज्यसभा याद रखेंगे,
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 5वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे 5वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे हम? 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। इन दोनों अनुसूचियों को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों अनुसूची एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को साथ साथ पढ़ लेते हैं और इनके डिफरेंसेस के बारे में भी हम जान लेंगे। ठीक है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची ये क्या कहते हैं? ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में। जो 5वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। यानी कि एसटी का जो एरिया है या एसटी जो है, जो जंगलों में रहते हैं, ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया है और 6ठी अनुसूची में भी इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा? जो 6ठी अनुसूची है उसमें पूर्वोत्तर राज्य के जो क्या है आपके एसटी हैं, पूर्वोत्तर राज्य के क्या हैं? एसटी अनुसूचित जनजाति हैं, उनके बारे में 6ठी अनुसूची में बताया गया है। तो कौन से राज्य? इसमें 4 राज्य आते हैं। कितने राज्य हैं आपके? 4 राज्य हैं। और वो कौन से हैं? AMTM। कौन से हैं? AMTM। ये आपकी ट्रिक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, आपको फिर इसमें आसानी होगी। असम कौन सा है? एक असम है। ठीक है, असम के साथ क्या है आपका? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। और टी से क्या बनता है उस एरिया में? त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। और एम से क्या है आपका? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मिजोरम की जगह मणिपुर मत कर दीजिएगा क्योंकि मिजोरम आएगा यहाँ। इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो एम है मिजोरम है, ये जोर जबरदस्ती से इन तीनों के साथ आ गया। ठीक है, तो इसमें कितने राज्य आते हैं आपके? 4 राज्य है। कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, पर 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में आपके जो मध्य भारत है उसके 10 राज्य शामिल हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से राज्य हैं। ठीक है, एक है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है और सबसे ज्यादा क्या है? ट्राइब्स भी यहीं पर रहती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश है। राजस्थान है, गुजरात है, गुजरात के साथ क्या है? महाराष्ट्र है। और कौन से हैं? नीचे के एरिया में भी है। कौन से आपके? तेलंगाना। तेलंगाना के साथ तमिलनाडु है, तमिलनाडु। और क्या है आपका? ओडिशा। और क्या है आपका? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। कितने राज्य हो गए? और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और है झारखंड। कौन सा है आपका? झारखंड। तो ये 10 राज्य है जो किसमें आते हैं? 5वीं अनुसूची में आते हैं। और बाकी 4 आपके पूर्वोत्तर राज्य के जो एसटी हैं वो किसमें आते हैं? आपके 6ठी अनुसूची में है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनको और इनमें क्या डिफरेंस है? जो 5वीं अनुसूची है वो आपके आर्टिकल 244 में लिखी गई है और ये जो 6ठी अनुसूची के हैं जो अनुसूचित जनजाति 244(1) में है। ठीक है, इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति परिषद। ठीक है, उसमें कितने होते हैं? उसमें 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 20। और ऐसे ही यहाँ पर भी वही कमेटी बनती है, उसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्यों की ये कमेटी होती है और इसमें 20 सदस्यों की कमेटी होती है। जो ये कमेटी बनती है इसमें जो 20 सदस्य हैं वो आपके राज्यपाल नियुक्त करता है। यहाँ का जो राज्यपाल होगा वो इन्हें नियुक्त करेगा। और यहाँ पर जो ये 30 सदस्य हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, जो इनके स्वायत्त जिलों में जो लोग रहते हैं वही यहाँ के लोगों को बनाते हैं। यानी कि जो 30 सदस्य हैं कमेटी के, वो लोग यहीं के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और ये राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। अगर केंद्र में कोई ऐसा कानून लागू होता है जो इनके अधिकारों के विरुद्ध होता है, यानी कि इनको ऐसा लगे कि इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो जो ये कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर उन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये जो अनुसूचियां बनाई गई हैं ये किस लिए बनाई गई हैं? ताकि इन लोगों के जो अधिकार है, इनका जो कल्चर है, उनका बचाव किया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। इसलिए 5वीं और 6ठी अनुसूची बनाई गई है और इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि जहां पर राज्यपाल के द्वारा इलेक्टेड किया जाए एक जगह और एक जगह जनता के द्वारा इलेक्टेड किया जाए, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? जनता के द्वारा बनाया गया जो शासन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इस मामले में आपकी जो 6ठी अनुसूची है वो 5वीं अनुसूची से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें सदस्य भी ज्यादा हैं और इसमें सदस्य भी कम है और ये सभी राज्यपाल के द्वारा इलेक्टेड है और ये सभी किसके द्वारा इलेक्टेड है? जनता के द्वारा इलेक्टेड है। ठीक है, तो आपकी जो 6ठी अनुसूची है उसमें किसके बारे में है?
4 राज्य हैं, और आपकी जो 5वीं अनुसूची है उसमें कितने राज्य हैं आपके? 10 राज्य आते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर इन सबके संरक्षण के लिए क्या बनाई जाती है? अनुसूचित जनजाति परिषद बनाई जाती है, जिसमें ऊपर वाली में 5वीं अनुसूची के लिए जो परिषद बनेगी 20 सदस्य होंगे, और नीचे वाली में कितने होंगे आपके? 30 सदस्य होंगे, ठीक है। तो जो आपकी 5वीं और 6ठी अनुसूची है वो दोनों किससे संबंधित है? एसटी से संबंधित है, ठीक है। उनके संरक्षण से, उनके कल्चर को बचाने से संबंधित है, ठीक है। 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 7वीं के बारे में, ठीक है। 7वीं अनुसूची जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? आपका शक्तियों का बंटवारा, यानी कि किसको कितनी पावर देनी है वो 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में क्या है? पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। अब ये शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है? 3 आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एक है संघ सूची, पहले क्या आती है आपकी? ए में है संघ सूची, बी में है आपकी, और सी में, बी में आपकी राज्य सूची, क्या है? राज्य सूची, और सी में है आपकी समवर्ती, यानी कि दोनों की साझी समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में कितने टॉपिक्स हैं? इन्हें क्या दिए गए हैं? टॉपिक्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं इनको? टॉपिक्स दिए गए हैं, जिन टॉपिक्स के आधार पर ये काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? काम करते हैं। राज्य सूची में कितने, सॉरी संघ सूची, पहले संघ सूची है, यानी कि संघ सूची भी कह सकते हैं इसको, केंद्र सूची भी कह सकते हैं, जिस पर संघ या केंद्र कानून बना सकता है, जिन टॉपिक्स पे केंद्र क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो इसमें कितने टॉपिक्स हैं? पहले इसमें 97 टॉपिक थे। कितने टॉपिक थे? 97, और अब इसमें 100 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक्स हैं अब इस पर? 100 टॉपिक है। इसके जो 3 टॉपिक्स हैं इसमें और ऐड कर दिए गए, ठीक है। अगर जो केंद्र सरकार है वो चाहे तो अपने कुछ टॉपिक्स राज्य सूची को भी दे सकती है और समवर्ती सूची में भी शामिल कर सकती है, और चाहे तो यहाँ के कुछ टॉपिक्स उठाकर अपने पास भी मंगवा सकती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद जो राज्य सूची है उसमें पहले 66 विषय थे। कितने थे? 66 टॉपिक थे, 66 टॉपिक थे। अब जो राज्य सूची है उसमें टोटल 61 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 61 टॉपिक रह गए हैं, क्योंकि इसने 5 टॉपिक या तो समवर्ती सूची में ऐड कर दिए या संघ सूची में ऐड कर दिए, ठीक है। इसके बाद है समवर्ती सूची, ठीक है, जिस पर कानून राज्य भी बना सके और केंद्र सरकार भी बना सके, ठीक है। तो समवर्ती सूची में पहले आपके 47 टॉपिक थे। कितने टॉपिक थे? 47, और अब इसमें 52 टॉपिक्स हैं। कितने हैं? 52 टॉपिक इसमें रह गए हैं। पहले इसमें 47 टॉपिक थे, ठीक है। समवर्ती सूची का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह से हमारे जो बुक्स जो छपती है हमारे यहाँ, हमारे एक स्टेट बुक छापता है SCRT, और जो सेंटर में जो बुक्स छपती हैं वो NCRT की होती हैं, ठीक है। दोनों ही वैलिड होती हैं। हर राज्य के पास अपना अपना अधिकार है, ठीक है। तो इस पर जो बुक्स छापने पर राज्य भी काम करता है और जो केंद्र सरकार है वो भी काम करती है, ठीक है। उसी तरीके से जो एग्जाम्स लिए जाते हैं, हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है। जिस तरह से हमारा हरियाणा बोर्ड है तो HBSC, ठीक है। और उसी तरीके से जिस तरह से देश में क्या होता है? CBSE। जो सेंटर का बोर्ड है वो क्या होता है? CBSE। तो ये दोनों जगह पर लागू होते हैं। हम अगर अपने स्टेट में चाहें तो HBSC से भी एजुकेशन ले सकते हैं और CBSE से भी एजुकेशन ले सकते हैं, और इन दोनों की ही डिग्री उतनी ही मान्य होती है, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सूची जिस तरह से जनगणना का टॉपिक है, तो जनगणना कौन कराता है? आपका केंद्र सरकार कराती है, ठीक है। तो संघ सूची में कितने टॉपिक हैं आपके? 97 टॉपिक है थे पहले, अब 100 टॉपिक्स है। राज्य सूची में आपके पहले 66 टॉपिक थे, अब आपके 61 टॉपिक है। समवर्ती सूची में पहले आपके 47 टॉपिक थे और अब कितने आपके पास? 52 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हमारी ये 7वीं जो अनुसूची है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? 8वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में आपका क्या दिया गया है? भाषाएं। क्या दी गई हैं? भाषाएं। जब आपका जो संविधान बना था, जब मूल संविधान था, ठीक है, भाषाओं के बारे में बताया गया है इसमें, मतलब भाषाएं दी गई हैं। जब आपका मूल संविधान बना था तब उसमें टोटल जो लैंग्वेजेस थी, टोटल भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 लैंग्वेज थी जब हमारा मूल संविधान बना। ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में आपके 14 लैंग्वेज थी। कितनी लैंग्वेज थी? 14, 14 भाषाएं थी, ठीक है। बाद में अमेंडमेंट करके 8 भाषाओं को और ऐड किया गया, ठीक है। आपकी जो ये अनुसूची 8वीं है इसमें 3 बार अमेंडमेंट किया गया है। कितनी बार किया गया है? 3 बार। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहली बार कौन सी भाषा को जोड़ा गया। पहली बार जोड़ी गई आपकी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। और कौन सा अमेंडमेंट था, यानी कि ये कौन सा संविधान संशोधन था? 21वां अमेंडमेंट था, 21वां संविधान संशोधन था, ठीक है। जब ये क्या जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। और ये कौन से ईयर में हुआ था? आपके 1967 में। कब हुआ?
67 में सिंधी भाषा को भी मानक भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई? आपकी सिंधी। सिंधी के बाद में बारी आई 3 भाषाओं की। 3 भाषाएं दूसरी बार ऐड की गई। तो कौन सी थी इसमें? मणिपुरी, और कौन सी थी? कोंकणी, और कोंकणी के साथ कौन सी थी? आपकी नेपाली। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं ऐसी थी जिसे 71वां संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन से ये जोड़ी गई थी। और ये कौन से ईयर में जोड़ी गई? आपके 1992 में, 1992 में इसे ऐड किया गया। ठीक है, तो 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। इसके बाद में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई आपकी? इसके बाद 4 भाषाओं को और ऐड किया गया। वो कौन सी भाषाएं थी उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। बोडो, डोगरी, जो हिमाचल वगैरह साइड में बोली जाती है डोगरी भाषा, डोगरी, मैथिली बिहार साइड में, ठीक है, और संथाली। तो ये 4 भाषाएं ऐसी थी जिसे किसमें ऐड किया गया? बाद में ऐड किया गया। 92वां संविधान संशोधन था ये। कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन। और कौन से सन में हुआ था? कौन से ईयर में ऐड की गई? 2003 में। ठीक है, तो ये 8 भाषाएं ऐसी थी जिसे बाद में ऐड किया गया। अब टोटल कितनी भाषाएं आपके जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल मानक भाषाएं 22 हैं। कितनी भाषाएं आपकी? 22 भाषाएं इसमें ऐड हैं। ठीक है, और सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी थी, दूसरी मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा अगर आपको याद ना हो कि जो 2 थी वो हमारी थी, एक विदेशी थी। ठीक है, या फिर ऐसे नमक से भी याद रख सकते हैं आप इसे, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है। और ये मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये बोडो है, बोडो डो से खत्म हो रही है और ये डो से शुरू हो रही है, तो बोडो डोगरी। और इन दोनों के लास्ट में क्या है? थाली है, थैली, थाली। ठीक है, थैली, थाली, बोडो, डोगरी। इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा, इनको इकट्ठा याद कीजिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो आपको ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भाषाएं कब किसमें ऐड की गई? आपकी 8वीं अनुसूची में इन्हें ऐड किया गया। ठीक है, अब हमारी जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, हमारा जो इंडियन नोट है, उस पे साइड में एक पैनल बना हुआ है। क्या बना है? आपका एक पैनल बना है। ठीक है, इस पैनल पर आपके कितनी लैंग्वेज हैं टोटल? इस पैनल पर आपके टोटल 15 लैंग्वेजेस हैं। और इंडियन करेंसी पे जो टोटल लैंग्वेज है वो 17 है। कितनी है इंडियन करेंसी पर लैंग्वेज? 17। जो 2 भाषाएं जो इस पैनल पर नहीं है वो कौन सी हैं? एक हिंदी और एक आपकी कौन सी है? इंग्लिश। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश 2 ऐसी लैंग्वेज है जो आपके पैनल में नहीं है बल्कि इंडियन करेंसी पे है। आपकी इंडियन करेंसी पर साइड में ऐसा लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। तो आपकी जो 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश आपकी मानक भाषा नहीं है, हिंदी आपकी मानक भाषा है। ठीक है, तो टोटल जो लैंग्वेज है वो 17 है और पैनल में 15 है और मानक भाषाएं 16 है। ठीक है, आपकी 8वीं अनुसूची के बाद हम पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, ये अब जितने भी अमेंडमेंट हुए उसके बाद में ऐड की गई थी। हमने 8 जो मूल संविधान में अनुसूचियां थी उनके बारे में पढ़ लिया है। अब क्या आपकी 9वीं अनुसूची। ठीक है, जो 9वीं अनुसूची है उसके बारे में क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है भूमि अधिग्रहण। क्या दिया गया है? भूमि का अधिग्रहण। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि भूमि का क्या होगा? इसमें अधिग्रहण होगा। तो ये जो आपका संविधान संशोधन था ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट था, यानी कि जब पहली बार संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो आपके 9वीं अनुसूची में की गई और इसे क्या नाम दिया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट, यानी कि पहला संविधान संशोधन। क्या था इसका नाम? पहला संविधान संशोधन। और ये कब किया गया? आपका 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि भूमि का अधिग्रहण कर लेंगे कि अगर सरकार को जरूरत पड़े, देश के हित के लिए अगर सरकार को जरूरत पड़ती है, यानी कि जैसे सरकार को रोड बनाने हैं, रेलवे ट्रैक निकालना है और उसके बीच में किसी किसान की खेती आ रही है, किसी का मकान आ रहा है, दुकान आ रही है, तो सरकार क्या करेगी? उसका अधिग्रहण कर सकती है और उसके बदले में जो उसका जितना भी मूल्य होगा वो उसे दे दिया जाएगा और उसकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इसके मामले में हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते और सरकार को इसके लिए मना भी नहीं कर सकते। ऐसा जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो देखने में ऐसे बहुत मामले आए थे कि जो लोग थे अपनी ज़मीनें देने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए क्या करना पड़ा? सरकार को 9वीं अनुसूची में अमेंडमेंट करना पड़ा और ये हमारा क्या था? संविधान का पहला संविधान संशोधन था जो कब किया गया? 1951 में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 10वीं अनुसूची। क्या है? 10वीं अनुसूची। 10वीं जो अनुसूची है वो आपकी किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची आपकी संबंधित है दल बदल से। किससे संबंधित है? दल बदल से।
जो दल बदल है इस पर रोक लगा दी गई। क्या लगाई गई? दल बदल पर रोक। ये कब की गई? आपकी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में दल बदल पर क्या की गई? रोक लगाई गई। ठीक है, और ये कौन सा अमेंडमेंट था आपका? 52वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन। ऐसा नहीं है कि आप दल बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं दल, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में क्या किया गया? आपका दल बदल पर रोक लगा दी गई। और कब किया गया? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारी 10वीं अनुसूची यहाँ कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, जो आपकी 11वीं और 12वीं अनुसूची है वो आपकी पंचायती राज और नगर परिषद से संबंधित है। कि जो हमारे देश में पहले क्या नहीं था? पंचायती राज नहीं था। तो आपकी जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है उससे इसमें क्या ऐड किया गया? पंचायती राज को। मैं आपको बताती हूँ, जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में किसको बताया गया है? पंचायती राज को। ठीक है, इसमें किसे ऐड किया गया? आपका पंचायती राज को। किसे ऐड किया गया है? पंचायती राज। यानी कि हर एरिया में क्या होगा? आपका पंचायत बनेगी, पंचायत का गठन होगा। जैसे कहीं पर 3 स्तर की पंचायत है, कहीं 2 स्तर की है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पंचायत नहीं है, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया कि क्या होगा? पंचायती राज होगा। और ये कब ऐड किया गया? 73वें संविधान संशोधन से। कब ऐड किया गया? 73वें संविधान संशोधन से इसमें ऐड किया गया। 73वां संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ आपका? कब आया था ये? 1992 में। और ये लागू कब हुआ? 1993 में। तो इसलिए इसको ऐसा पढ़ लेते कि 1992 से 1993 में ये हमारे संविधान में ऐड किया गया, यानी कि अनुसूचियों में से जोड़ा गया। ठीक है, और जो पंचायत है, पंचायत को टोटल कितने टॉपिक्स दिए गए हैं? यानी कि जो ग्रामीण इलाका है, पंचायत है, वो कितने टॉपिक्स पर काम कर सकता है? आपका 21 टॉपिक पर काम कर सकता है। कितने विषय हैं इसके पास? 21 विषय हैं। किसके पास? पंचायत के पास आपके 21 विषय हैं। इसके बाद आपके पास आता है 12वीं अनुसूची। क्या है आपकी? 12वीं अनुसूची। जो आपकी 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? आपकी नगर परिषद से। यानी कि हर जो शहर होते हैं, शहरों में क्या बनाई जाएंगी? नगर परिषद बनाई जाएंगी, जो नगर के लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। क्या बनेगी? नगर परिषद या नगर पालिकाएं। ठीक है, तो इन सब का गठन जो किया जाएगा वो कैसे किया गया? आपका 12वीं अनुसूची से। इसमें कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? आपका 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था ये? 74वां संविधान संशोधन था आपका। ठीक है, कौन सा संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन। ये भी कब किया गया था? आपका 1992 से 1993 में किया गया था। कब किया गया? 1992 से 1993 में। और इसमें कितने टॉपिक्स हैं आपके? टोटल टॉपिक इसमें है 18। कितने हैं टोटल टॉपिक इसके पास? 18 टॉपिक हैं। पर देखने में हमें ऐसा लगता है कि शहर है, शहर में काम वगैरह ज़्यादा होते हैं तो शहरों के पास ज़्यादा टॉपिक होंगे। ऐसा नहीं है, ये अपोजिट है। गाँव के पास 21 टॉपिक है और शहरों के पास 18 टॉपिक है जिन पर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ये जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं टोटल टॉपिक्स पर ही काम करेंगे। हाँ, पर ये अलग अलग जितने टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ टॉपिक पर ये काम करते हैं, जितने टॉपिक पर ये काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके पास टॉपिक्स कितने हैं? 21। और इनके पास कितने टॉपिक हैं? 18। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज की जो क्लास है वो पसंद आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।